नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसटी त्रिपाठी। हिंदुस्तान का आम आदमी साल 2014 से लेकर आज तक अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है, लेकिन अच्छे दिन हैं कि आ ही नहीं रहे। हाँ, मध्यम वर्ग की मुश्किलों में इजाफा जरूर होता चला जा रहा है। दरअसल मिडिल क्लास इस वक्त महंगाई के बोझ तले पूरी तरह से दबा हुआ है। आज की तारीख में सामान चाहे कोई भी हो, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल का तो साहब पूछिए ही मत। दोनों के दामों में इस कदर आग लगी है कि आम आदमी अंदर ही अंदर सुलग रहा है। वैसे तेल सिर्फ गाड़ी के उपयोग में आने वाला ही नहीं, बल्कि खाने वाला भी बेतहाशा महंगा है। हालांकि अब महंगाई से राहत देने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दबाव डालने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसका आगाज तो दमदार ढंग से हुआ, लेकिन सफल होने तक कांग्रेस का ये बड़ा अभियान चलेगा या नहीं, इसे लेकर तमाम सवाल है, जिनका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्यों में मतदान के बाद महंगाई की जो सुनामी आई है, वो कांग्रेस के इस तरह के अभियान से क्या कम होगी या फिर थमेगी। बड़ा सवाल यह भी है कि अच्छे दिन का ख्वाब दिखाने वाली मोदी सरकार क्या कभी आम आदमी को महंगाई से निजात दिला पाएगी। सवाल यह भी है कि अगर महंगाई नाम की महामारी फैल रही है, तो फिर हर क्षेत्र में वेतन बढ़ोतरी का बूस्टर डोज क्यों नहीं दिया जा रहा, ताकि तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों की मुश्किलें ना बढ़े। मुद्दा न सिर्फ बड़ा बल्कि सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है। लिहाजा अब इसी को लेकर चर्चा होगी। जनता मांगे जवाब की खास पेशकश, पहले मतदान फिर महंगाई। तो महंगाई डायन खाए जात है, ये महज गीत नहीं बल्कि सच्चाई का वो कड़वा घूंट है जिसे आम आदमी फिलहाल हर रोज पीने को मजबूर है। चौतरफा महंगाई से त्रस्त मध्यम वर्ग के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कम आमदनी में कैसे परिवार का भरण पोषण करें, कहां से बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा लाएं, कैसे मरीज का इलाज कराएं। उधर सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्यों की, दोनों ही आम आदमी को राहत दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हाँ, जिन राज्यों में कांग्रेस या गैर भाजपा सरकार है, वहां महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज तो बुलंद की जाती है, लेकिन खुद से भी जनता को राहत दिलाने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे। महंगाई की इस मार के बीच नए वित्तीय वर्ष में झटका और भी जोर से पड़े, क्योंकि 1 अप्रैल से महंगाई और भी बढ़ जाएगी। मतलब राहत की बजाय और आफत। चलिए मतदान के बाद महंगाई को लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। महंगाई से आम आदमी को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक राहुल गांधी समेत कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहने वाली कांग्रेस अब सड़क पर उतर गई है। आम आदमी को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान छेड़ा है, जिसका गुरुवार को शानदार ढंग से आगाज हुआ। दिल्ली में जहां राहुल गांधी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में पार्टी अध्यक्ष और दिग्गज नेताओं ने अभियान की शुरुआत की। दिल्ली में विजय चौक पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक को सामने रखा और फिर इन पर माला डालते हुए पेट्रोल डीजल समेत चौतरफा महंगाई को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ ही अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक सिंघवी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की है। जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट काफी दिनों के लिए चलेगा।
दिल्ली की ही तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। अब सरकार को जगाना, जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ना, इसलिए कांग्रेस सड़क पे आई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ सड़क पर उतरकर चौतरफा महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। शराब तो सस्ती हो रही है, दूध महंगा हो रहा है, हाँ, हर वर्ग परेशान है। राशन हो 300% बढ़ गया। आम जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है और चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन सिर्फ राजधानियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि तमाम जगहों से जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। यूथ कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तेजी से बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी और गैस सिलेंडर के साथ ही बाइक पर माला चढ़ाकर ही प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि ढोल मंजीरे बजाकर गीत भी गाए गए। कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई भी पूरी तरह से एक्टिव है। उधर छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी रायपुर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और चुनाव खत्म हुए तो निरंतर फिर शुरू कर दिया गया। हर रोज बढ़ रहे हैं, 80 पैसे हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस पूरी ताकत से प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी और जो ये महंगाई डायन है इसको भगाने का काम मध्य प्रदेश से करेगी। महंगाई के खिलाफ अब तक शांत नजर आ रही कांग्रेस फुल एक्शन मोड में है। सड़क पर उतरने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी केंद्र सरकार पर वार हो रहा है। एक के बाद एक ट्वीट के जरिए महंगाई के खिलाफ अभियान से लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं, जिसमें यूपीए और एनडीए सरकार में महंगाई की तुलना हो रही है। राहुल गांधी बाकायदा शाराना अंदाज में महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। राहुल ट्वीट कर कहते हैं, पूछो फकीर से कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। महंगाई को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से आक्रामक है। उधर बीजेपी भी विपक्ष के वार पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जनता कांग्रेस की सच्चाई अच्छी तरह जान चुकी है, इसलिए उसके किसी भी अभियान का कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी कांग्रेस के अभियान पर टिप्पणी की है कि देश का कोई भी दल अब उनसे समझौता करना नहीं चाहता। पूरी कांग्रेस घर बैठ गई है। उनका घर घर चलो जो अभियान था ना, उस अभियान की तहत ही ये अभियान भी घर ही बैठने वाला है। ये पब्लिक है, सब जानती। मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई मुक्त नहीं, बल्कि देश अब चाहता है कि वो कांग्रेस मुक्त हो जाए और लगभग वही स्थिति बन गई है। वार पलटवार से इतर बात करें तो महंगाई से मध्यम वर्ग का वाकई बुरा हाल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आमदनी 98 में रुपया कैसे खर्च किया जाए। वहीं 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई ने जो रफ्तार पकड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल डीजल के दाम अब हर रोज बढ़ रहे हैं, साथ ही जरूरी सामानों की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, नए वित्तीय वर्ष में महंगाई का और भी कड़वा डोज आम आदमी को मिलने वाला है। ऐसे में फिलहाल लोगों की जुबान पर बस यही बात आ रही है, हाय रे महंगाई, तूने ये कैसी आफत ढाई। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल शर्मा, रायपुर से हेमंत शर्मा के साथ ही शोभित शर्मा की रिपोर्ट। तो इस साल 5 राज्यों में मतदान के बाद महंगाई जिस रफ्तार के साथ बढ़ रही है वो मध्यम वर्ग को और बेहाल कर रही है। वहीं इस बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस महंगाई की मार से आम आदमी को कभी राहत मिलेगी। कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान से मोदी सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं, जिससे हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, बीजेपी ने के दिग्गज नेता चंद्रशेखर साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही मौजूद हैं 2 अर्थशास्त्री, रायपुर से हमारे साथ हैं रविन्द्र ब्रह्मे जी और भोपाल से दीपक भसीन जी। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, आपसे ही सवाल है, ये महंगाई क्या आपको सामने दिख रही, जो हमारा अपना आकलन है उसके अनुसार तो अप्रैल में और ये बढ़ सकते हैं, खासकर टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, ये सब और बढ़ सकते हैं। जो भूखंड और भवनों की गाइडलाइन बढ़ने वाली है तो और बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, इस पे कंट्रोल होगा या और बढ़ता जाएगा? ये देखिए, महंगाई के अनुमान जो हैं जी,
वो निश्चित रूप से किसी पुराने अनुभव पर आधारित होते हैं जी। मुझे सिर्फ दो बातें कहनी थी। पहला ये कि महंगाई को बहुत उद्वेग के साथ या भावनाओं के साथ, क्योंकि वो दैनिक जीवन से जुड़ी है इसलिए पीड़ा ज्यादा होती है, स्वाभाविक है जी। लेकिन देखना यह होगा कि महंगाई एक नैसर्गिक सी प्रक्रिया है जो जन्मों से चली आई है। 1947 में जी 22 रुपए तोला सोना था, तब भी लोग नहीं खरीद पाते थे जी। कलेक्टर की तनख्वाह 100 रुपए होती थी जी। कोई भी कर्मचारी आपको मिल जाएगा जिसने 500 रुपए पे ज्वाइन किया था, लाख रुपए पे रिटायर हुआ था। अब की महंगाई के साथ मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ दिखती है वो ये है तिवारी जी, अगर आप रेडो की घड़ी अफोर्ड नहीं कर पाए जी तो मुझे वो स्वीकार्य है, लेकिन मेरा मजदूर अगर 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट का खर्च नहीं उठा सकता तो वो ज्यादा तकलीफ देता है जी। असल में इस महंगाई के चुभने का एक बड़ा कारण जो है वो बेरोजगारी है जी। जो रिकॉर्ड स्तर पे है वो एक अलग विषय है, उस पर कभी आप पुनः चर्चा कर लेंगे। तो अभी हम एक ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए हैं जिसमें क्रय शक्ति नहीं है, मुद्रा का विस्तार ज्यादा है, उत्पादन की ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं। अब मैं उस प्रश्न पे आता हूं जो आपने पहले पूछा था कि महंगाई के बढ़ने का क्या अनुमान है जी। पुराने सारे अनुभव ये बताते हैं कि शनै शनै महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से हमको अपने टैक्सेस को भी पूरा करना है, कोविड में काफी दिक्कतों में रहा है देश। ये बात और है कि हम कोविड के पहले भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। तो कुल जमा यह है सर कि महंगाई बढ़ सकती है, इस बात की संभावनाएं बहुत है। अभी और बढ़ सकती है महंगाई और बढ़ सकती है, उसके बहुत सटीक कारण हैं जी। उसका पहला कारण ये है कि बहुत फैसला कुन कोई बात न करना जो है वो हमारी आदत में शुमार हो गया। मौसम के साथ चीजें सस्ती और महंगी होती हैं हमने देखी जी। लेकिन एक स्विच जो है पेट्रोलियम के भावों का, उसको आप जब जब दबाइएगा तब तक महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ेगी। और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के बारे में कोई गंभीरता सरकार के पास है या जनता की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड है। सरकार ऐसा कह रही है कि राज्य सरकारें नहीं मानती हैं, राज्य सरकारें वैसे ही परेशान है। हम एक नहीं, जनता की तो डिमांड है, सरकार हम की है कि नहीं है? वित्तीय झमेले में फंसे हुए हैं। ईमानदारी की बात यह है जी। महंगाई घटने का कोई अनुमान बहुत वैज्ञानिक नहीं होगा अगर हम ऐसा सोचते हैं। ये माना जा सकता है कि महंगाई और बढ़ सकती है, उसके कारण अनेक हैं जी। ये कहना था सर मुझे। कारण अनेक हैं, लेकिन आपने कहा सनई सनई बढ़ रही। ये तो पिछले हम 2-3 में जब से चुनाव 5 राज्यों के समाप्त हो गए हैं उसके बाद तो सनई सनई ये तो पूरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। साहू जी, अंत में आप ही को सारे सवालों का उत्तर देना है। मैं आपके पास आऊंगा। हम रविंद्र ब्रह्मे जी से और पूछ लेते हैं, फिर फिरोज जी के क्या आरोप हैं। आज से महंगाई मुक्त भारत, आप कांग्रेस मुक्त भारत की नारा आपने दिया था, इन्होंने महंगाई मुक्त भारत का नारा दिया है और उस महंगाई मुक्त भारत के नारे के मार्फत वो आपको चुनौती देने जा रहे हैं। ब्रह्मे जी, जैसे वसीम साहब ने कहा कि सनई सनई, हालांकि बात सही है, उन्होंने कहा 22 रुपए तोला सोना था 1947 में, आज 50,000 के पार जा रहा है। ये सब सारी चीजें अलग है, लेकिन जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं उसका असर हर उसमें पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो चाहे साबुन तेल से लेकर सब कुछ बढ़ता है। चलिए अगर पेट्रोलियम की बात छोड़ दें तो दाल भी 90 से 100 रुपए जा रही है, आटा 30 से 35 रुपए किलो जा रहा है। ऐसी सारी चीजें, अभी मैं किसी बिल्डर से बात करूं तो वो बोलेगा लोहा इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि उसको खरीद पाना मुश्किल है, और अगर जब वो महंगा खरीदेगा निश्चित तौर पे तो आशियाना भी निश्चित तौर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये आखिर क्या कारण है कि कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है? बीच में कंट्रोल जरूर किया गया था, साहू जी उत्तर देंगे, क्योंकि राज्यों के चुनाव थे, 2 महीने पहले इस पे लगाम लगा दी गई थी। अब प्रतिदिन कभी 70 पैसे कभी 80 पैसे पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, इसका असर तो पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। ब्रह्मे जी। जी हाँ, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जो महंगाई बढ़ रही है वो आपने बताया, पेट्रोलियम और इनकी महंगाई बढ़ रही है, वो पिछले 10 दिन में 9 बार बढ़ चुकी जी, और लगभग 6 रुपए 40 पैसे बढ़ गए हैं पिछले 10 दिन में।
और 9 बार लगातार एक चीज। पर दूसरा ये है कि ये जो महंगाई का भी फरवरी के फिगर जो है नेशनल सैंपल जो ऑफिस है उसने जारी किया, और वो भी महंगाई बता रहा है कि 6% क्रॉस। तो ये जो महंगाई जो क्रॉस करी है, जो खासकर जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें एक और चिंता की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है बनिस्बत जो है अर्बन एरिया के। एक ये जो एनएसओ की रिपोर्ट बोलती है, पहली बात। दूसरा ये चीज है इसमें कि जो महंगाई को लेकर जो पूरे अनुमान रिजर्व बैंक लगाता है, तो ये ऐसा लगभग जो है ये पिछले 29 महीने में जो आरबीआई के जो अनुमान थे महंगाई को लेकर, वो गलत साबित हुए हैं। वो जो है जो उनकी जो 4% से वो ज्यादा रही है, और अभी तो पिछले 2 महीने में 6% से ज्यादा चली गई। इसका मतलब ये है कि इसका असर हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है उस पर पड़ेगा। इसका मतलब एक ये है, इसका मतलब दूसरा मतलब इसका ये है आम लोगों के लिए अब रिजर्व बैंक जो पिछले 10 बार से रेपो रेट को, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बराबर रखा हुआ है 4% पे, ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी में जरूर इनको रेपो रेट बढ़ सकती है या बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछली 10 बार से लगी। इसका मतलब ये है कि हमें जो ब्याज जो भी चुकाना होगा, जो हम जो घर के लिए लोन ले रहे हैं या गाड़ियों के लिए लोन ले रहे हैं, वो ब्याज रेट बढ़ जाएगी रेपो रेट बढ़ने। तो महंगाई का सिर्फ इतना असर नहीं है कि जो है आप सिर्फ जो है जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और अभी जो फिगर आया है उसमें तो जो खाद्य तेल में सबसे ज्यादा महंगाई है, उसका 16.44% जो अभी जो एनएसओ की रिपोर्ट आई है, खाद्य तेलों के और जो फैट्स है इसमें ज्यादा महंगाई बढ़ी है, क्योंकि हम काफी मात्रा में जो खाद्य तेल है और फॉर्मुलेट तेल है ये भी हम आयात करते हैं। सिर्फ हम पेट्रोलियम की बात ना करें, पेट्रोलियम में तो दिख रहा है कि पिछले 10 दिन में 9 बार बढ़ गई, पर ये खाद्य तेलों में फैट्स में सबसे ज्यादा महंगाई अभी फरवरी में रिकॉर्ड की गई है। ये सरकार के फिगर बोल रहे हैं। दूसरी बात, तो ये जो सारी चीजें हैं, आगे भविष्य में जो महंगाई बढ़ने का जो रीजन है, जो हमारे अभी वसीम साहब बता रहे थे, मैं स्पेसिफिक रीजन बताऊं कि क्यों महंगाई भविष्य में बढ़ेगी। एक रीजन ये है कि अभी तो जो है कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, जो जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई को हम नापते हैं, उससे वो 6% से ज्यादा है, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स 13% पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी 13% पे है, मतलब उन वस्तुओं की जो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बढ़ा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी लागत बढ़ चुकी है, वो भी पास ऑन होगी कंज्यूमर पे। तो आगे भविष्य में ये महंगाई बढ़ने की संभावना है। और दूसरी चीज, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है, जो आपूर्ति की जो बाधाएं हैं, चाहे बहुत सारे जो रीजन हो, चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो या और दूसरी चीजें हो, और दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो महंगाई बढ़ी हुई है 1982 के बाद। कल की मैं फिगर देख रहा था, फेडरल बैंक रिजर्व वहां से देख रहा था, तो 1982 के बाद इतनी ज्यादा महंगाई ग्लोबली भी महंगाई नहीं हो गई। इस क्रॉस 7 पॉइंट फिगर फरवरी में क्रॉस कर गया। तो ये महंगाई इसीलिए बढ़ेगी कि ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है, यहाँ पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में है वो बहुत ज्यादा है 13%, वो पास ऑन कंज्यूमर पे होगा, और जो सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन है उसके कारण महंगाई बढ़ेगी। और फोर्थ रीजन कि हमने जो रिकवरी की है, अभी पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी की है, तो लोगों की जो पेंट अप डिमांड थी, जो लोग खर्च नहीं कर रहे थे, बचा के रखे थे, वो उनकी डिमांड भी बढ़ी है। वो लोग भी अब, उस समय उन्होंने फ्रिज नहीं खरीदा, उस समय एसी नहीं खरीदा, उस समय इस प्रकार की जो पेंट अप डिमांड जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो नहीं हुई थी, उसको भी खरीद। देखिए कितने ज्यादा जो है सभी जगह आप भीड़ बढ़ रही है, या रेस्टोरेंट में सब जगह, तो डिमांड इसलिए बढ़ गई कि पहले लोगों ने नहीं किया। तो ये 4 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जो बताएंगे कि आगे महंगाई और बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत सही आपने बताया। फिरोज जी, ये आपका आंदोलन महंगाई मुक्त भारत कब तक चलेगा? हालांकि बहुत माला फूल मालाएं बहुत अच्छी आपने पहनाई है, सब जगह सिलेंडर को पहनाया, राहुल जी ने भी पहनाया, मोटरसाइकिल को भी पहनाया, लेकिन खाद्य तेलों में जैसा आपने बताया कि 16.44, हालांकि खुदरा महंगाई दर जो लिमिट रखी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो आरबीआई ने रखी, वो 6, और ये फरवरी में 6.07 पहुंच गई थी। जनवरी में हाईएस्ट है, ये रिजर्व बैंक का हाईएस्ट है, लोएस्ट 4% पे होना चाहिए महंगाई आरबीआई जी, मतलब हाईएस्ट लिमिट भी क्रॉस कर गए, हाईएस्ट को भी क्रॉस कर गए, 6.07, जनवरी में 6.01। तो उस दौरान से ही आप अभी क्यों जागे हैं? 4 राज्यों का आप, 5 राज्यों का आप भी इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कि आप देखिए, पेट्रोल डीजल को लेके भी कांग्रेस हमेशा बात
सामने आती रही, महंगाई को लेकर सामने आती रही। यूथ कांग्रेस ने तो हमारे यहाँ जगह जगह साइकिल रैलियां निकाली, तो कांग्रेस तो लगातार महंगाई की बात करती रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि मोदी जी जो सलाह दिया करते थे मनमोहन सिंह जी को, वो सलाहें अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे। और ये एक बड़ा उल्टा, वो कई सारी सलाहें दिया करते थे इकोनॉमिक्स को लेके, तो अब वो इकोनॉमिक्स का ये हाल क्यों हो गया, एक सवाल। दूसरी बात ये है कि जो पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं है। हमने $145 पर बैरल के हिसाब से पेट्रोल खरीदा था, तब भी हमारा मैक्सिमम 65-68 रुपए लीटर पेट्रोल था। दिक्कत ये है कि जो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है, वो 700-800 गुना एक्साइज ड्यूटी लगाई है, उसकी वजह से ये महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। अब आप कहते रहिए कि साहब वो यूक्रेन की वॉर है और ऐसा वार है, आपने चाईबासा पोर्ट से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, इंपोर्ट करना बंद कर दिया, आपने ईरान से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें। सरकार कहती है ये तो बहुत दमदार सरकार है, उसके ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शन क्या अमेरिका ने लगाई, आप जो है हमारी सरकार डर के बैठ गई। हमको तो एक ईरान एक ऐसा देश था जिसके जो हमें पेट्रोल देता था और उसके बदले में हमसे गेहूं लेता था, हमने वो भी नहीं किया। अब आप आइए कि जो इस देश में इकोनॉमी, जैसा हसीन साहब कह रहे थे, जो NSSO के डाटा कहते हैं कि इस देश के 80% से ज्यादा लोगों की जो आमदनी है वो घट रही है, यानी लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है। हमने ये तो इकोनॉमिक्स में सुना था कि जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि डिमांड भी घट रही है इस देश में और इन्फ्लेशन अपने आप ऊपर जा रहा है। आप जितने इंडिकेटर्स देख लीजिए, सर्विस सेक्टर देख लीजिए, बैंकिंग का देख लीजिए, सारे जितने इंडिकेटर्स हैं वो रिवर्स में है, लेकिन महंगाई जो है वो ऊपर चली जा रही है। तो इस देश में जो नीतियां हैं, नंबर एक वो नीतियां गलत हैं। दूसरी चीज, क्या इस देश की स्थिति वैसी हो रही है जैसी एक जमाने में रशिया में थी कि लोगों को खाद्य पदार्थ खरीदने में भी तकलीफ हो रही थी, लोग अंडा, दूध, सब्जियां, मांस और महंगी चीजें नहीं खरीद पा रहे थे। अगर जिस देश में ये स्थितियां हो जाएं, जो भसीन साहब ने कहा, मुझे इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राडो की घड़ी अगर आप और मैं नहीं पहन सकते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम खाने की चीजें भी ना खरीद पाए, हम खाने की चीजें को भी उपयोग ना कर पाए एक आम जन, तो फिर ऐसी सरकार का मतलब क्या है और ऐसी सरकार को रखना क्यों, और ऐसी सरकार को तो छोड़ के भाग जाना चाहिए। इसलिए हमने जो दिया है कि महंगाई मुक्त भारत का आशय ही ये है कि अब ये नीतियों को बदलना पड़ेगा इस देश में, ऐसे ये देश नहीं चल पाएगा। बैंकिंग का जो NPA वो बढ़ता चला जा रहा है, लाखों करोड़ों में होता जा रहा है और गरीब आदमी जो है वो रोजगार से भी परेशान हुआ जा रहा है। तो ये इस तरीके की जो नीतियां हैं वो नीतियां नहीं चलेंगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के कई सारे फंडे हो सकते हैं कि कभी हिजाब आ जाता है, कभी उनका हिंदू राष्ट्र आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो चुनाव कोई इसमें फैक्टर नहीं है। लेकिन देश को एक जब लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, आपको लॉन्ग टर्म चलना है, तो आपको नीतियां मजबूत बनानी ही पड़ेंगी। आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा और आम आदमी अगर खाने की चीजें भी नहीं खरीद पा रहा, सिलेंडर में उसको मतलब आधी पकी हुई दाल खाने की स्थिति अगर लोगों की हो जाए क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तो फिर ऐसी सरकार को इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए। फिरोज जी, भाजपा ने तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया वो लगभग सफल आप बहुत सिमट के रह गए, लेकिन अब काश हमारी शुभकामनाएं हैं आप महंगाई मुक्त भारत बनाने में आप सफल हो। साहू जी, क्या आपको भी लगता है कि महंगाई बढ़ी है, और अगर बढ़ी है थोड़ी बहुत भी, तो ये जब 5 राज्यों के चुनाव थे उस दौरान एकदम स्टॉप हो गया था, 2 महीने 3 महीने पहले से आपने प्राइस अपना टैक्स भी घटा दिया था, प्राइस भी घटा दी थी और स्टॉप हो गया। जब वो 3 महीने जो स्टॉप रहा, लगभग बंद रहा, महंगाई का जो ग्रोथ, जो ग्राफ बढ़ रहा था, वो अचानक अब तेजी से बढ़ गया। तो जो 3 महीने रुका था इस कारण वो तेजी से बढ़ा। साहू जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, बस थोड़ा सा इंटरप्शन। हाँ, मेरा सवाल आपको सुनाई पड़ा, मैं फिर से सवाल करूं? हाँ, अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको भी लगता है क्या थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ रही है? मैं वही बात पर आ रहा हूं जी। पहले तो मैं आपको हृदय से अभिवादन करता हूं जी।
कि आप कुछ ऐसे मुद्दे छूते हैं जी जो कहीं न कहीं राजनीति से हटकर भी लोगों के जीवन से, जनजीवन से संबंध रखता है। जी जी, धन्यवाद आपको। ब्रह्मे जी ने, भसीन साहब ने भी जो बातें कही, जी जी नमस्कार जी, और बहुत ही आर्थिक एक प्रकार से विशेषज्ञ की दृष्टि से भी और फोरसाइटिंग की भी दृष्टि से कुछ बातें हाईलाइट हुई। ब्रह्मे जी ने विशेष तौर पे उसको कहा कि ग्लोबल सीन, जी ग्लोबल सिनेरियो जिस प्रकार से है, आप चाहे जितना भी नकार दें, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को नकार देंगे क्या? उसके कारण जो स्थिति परिस्थिति भारत के साथ साथ और पूरे दुनिया के सभी देशों में लगभग हो रहा है, उसको आप नकार नहीं सकते। अब ठीक है, आप पॉलिटिकल एंगल से कुछ भी कह लें, नीतियों का आलोचना करने का हक भी आपको है, करिए, लेकिन हिंदुस्तान की, भारत की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं, उसी का प्रतिफल है कि आप कभी सोच नहीं सकते, वी कांट इमेजिन कि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेट हुआ, गोरबाचेव साहब थे उसके पहले जी, उसके बाद जो रशिया की इकोनॉमी में रशिया के लोगों के सामने जो दिक्कत आई, उसका मूल वजह था एग्रीकल्चर को डिस्कार्ड करना। हिंदुस्तान ने कभी डिस्कार्ड नहीं किया, चाहे सरकार मेरी हो चाहे और किसी को, लेकिन प्राथमिकताओं का दौर अलग अलग रहा, प्राथमिकताओं का क्रम भी अलग अलग रहा। आज हमारी प्राथमिकता हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सस्टेन करने की। मोदी जी आम लोगों के जो ऊर्जा है और आम लोगों की शक्ति है, उसका इस्तेमाल सारे क्षेत्रों में करना चाह रहे हैं, ये तो आप स्वयं जानते हैं। आप उसकी आलोचना कुछ भी कर लें, नहीं, लेकिन साहू जी, जो परिस्थिति आ गई है, लोगों में ऊर्जा भर के काम करें, एकदम से अर्थव्यवस्था मजबूत करें, लेकिन ये जो खाने का सामान, तेल सब महंगा हो गया है, उसका क्या करें? जी जी, देखिए, आपका इंपोर्ट और आपके जो उत्पादन है खाद्य तेलों के मामले में, मेरा तो वही कहना है, इसीलिए तो उसके विकल्प की तैयारी की जा रही है। आज मैं गडकरी जी का एक स्पीच सुन रहा था जी, कि कैसे 120% इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके इस्तेमाल में तेजी आई, वृद्धि आई, तेजी नहीं कह सकते जी, और हम एथेनॉल का उपयोग किस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ में कर रहे हैं और उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, बायोफ्यूल की बात हो रही है। ये तो पूरी तरीके से वैकल्पिक आपकी व्यवस्था को लेकर आरबीआई ने जो पिछले बार रेपो रेट की बात आई थी और अभी कहा जा रहा है कि रेपो रेट को फिर से पुनर्विचार किया जा सकता है, हो सकता है पुनर्विचार हो जी। आरबीआई के अनुमान भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वहां भी तो लोग हैं ना, कोई भगवान तो है नहीं हम लोग, तो आपको एक बार ऐसा छू कर दे और हो जाए। जो परिस्थितियां देश में अब पूरी दुनिया में निर्मित हुई है, आप उससे बच सकते हैं क्या? आप उससे भाग सकते हैं क्या? आपको फेस करना पड़ेगा, और वो फेस करने की स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। पेंडेमिक में जो लोगों ने खर्च नहीं किया था, अब वो एकदम से खर्च कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि कुछ ज्यादा खर्च करने की स्थिति में आ गए। खाद्य तेलों के मामले में हमारी जो आयात वाली भी स्थिति है, उसमें यदि हम सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं हमारे सामने एक वैकल्पिक चित्र बनेगा। और जैसे अभी प्रोफेसर पेरी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो लेख लिखा था, उसको किसी भाषाई अखबार में हमारे कॉलमिस्ट ने उपयोग किया है, यहाँ के हमारे लोकल अखबार ने, कि जिस प्रकार से विकास सतत प्रक्रिया है, महंगाई भी शायद सतत प्रक्रिया हो सकती है। मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन महंगाई का जो मामला है वो आज अर्थव्यवस्था को कितना आपको नुकसान करेगा, फायदा करेगा, ये डिबेटेबल है। व्यक्ति के जीवन में, दिनचर्या में निश्चित रूप से तकलीफ होती है, आपको भी, मेरे को भी। मैं भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति हूँ, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और हमारी आवश्यकताएं भी इतनी कम है, हम तो थोड़े में ही अपना निस्तार कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का कृषि
ये आज की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में जिस प्रकार से प्रेरित हो रहा है, उसका परिणाम आपको थोड़ी दिन में देखने को मिलेगा। और अभी केवल पॉलिटिकल आप आरोप लगा सकते हैं। साहू जी, आप कह रहे थे साहू जी कि आपने माला पहनाने और पहनने की शुरुआत कर दी है। ये तो एक राजनीतिक विलाप है। आप राजनीतिक विलाप करते रहिए, हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप करिए साहू जी। लेकिन साहू जी, हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपने बातें कही अपनी के लिए, साहू जी वही यदि अपनी बातें आपने रखी हैं, उसको आप निश्चित रूप से नकार दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। साहू जी, आपने अपनी बातें रखी हैं, बहुत अच्छी बातें रखी हैं, वो राजनीतिक विलाप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ खासकर मध्यम वर्गीय परिवार विलाप कर रहा है, राजनीतिक नहीं कर रहा है। अगर वो दाल डब्बे से 100 रुपए पर किलो खरीद रहा है, आप भी जान रहे हैं कि आज की स्थिति में कहाँ लगाया हुआ। सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। आज जो अनुभव कर रहा, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार में, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि आपको भी महंगाई लग रही है क्या, महंगाई बढ़ रही है, आपको लग रही है क्या? ब्रह्मे जी ने कह दिया कि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा, अर्थव्यवस्था और बिगड़ेगी। ये जो महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर जो लिमिट से बाहर आगे जा रही है, इसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और खराब होने वाली है। गडकरी जी निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ से ध्यान दे रहे हैं कि उनको देना चाहिए, लेकिन आपको उस एंगल पे भी सोचना है कि आपके पास क्या लिथियम है इतना हिंदुस्तान में। लिथियम बैटरी ही आपको ज्यादा से ज्यादा एवरेज भी देगी। वो बैटरी लिथियम ना होने पर जब आपके व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो लिथियम बैटरी महंगी हो जाएगी। आज अगर 35,000 40,000 की बैटरी आ रही है, 3 साल में बदलना है, 4 साल में बदलना है, वो आने लगेगी 55-60,000 में, तो एवरेज वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा कि 60,000 का 1 साल का, 2 साल का आप पेट्रोल का रेशियो जोड़ेंगे। टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा जी त्रिपाठी जी, टेक्नोलॉजी में जरूर बदलाव आएगा। और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकेंगे। साहू जी, मेरा सवाल ये था कि आप आए तो ये कहते हुए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, और आप बहुत अच्छे वित्त के, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो ये बताइए ये 700-800% जो था एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर क्यों दी मोदी सरकार ने? आज हम यूक्रेन की बात कर लें, ये बात हुई कि हमारे घर में हंगामा होने लगा और खाने की दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने कहा पड़ोसी भी तो भूखा सो रहा है, हम भी भूखे सो जाते हैं। ये तो तर्क हुआ नहीं। तो मैं तो ये समझना चाहता हूँ ये जो 700-800% बढ़ोतरी हो गई, ये 300 रुपए का जो सिलेंडर था ये आज 1100 रुपए पहुंच गया। 23% हमारा जो टोटल ऑयल जो हम अपने जो टोटल खपत थी उसका 23% हम हमारे देश में पैदा कर लेते थे, अब वो जो डाटा है वो 14-15% पे आ गया है जो क्रूड ऑयल का, जो मुझे याददाश्त है। तो ये जो 2-3 से 750% जो बढ़ोतरी हुई है एक्साइज ड्यूटी में, इसकी क्या वजह है? अब मैं ये भी सुनना चाहता हूं, एक सवाल। दूसरा, अगर आप खाद्य तेल आयात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसानों में शक्ति नहीं है कि वो जो है ऑयल सीड को पैदा कर लें। आप अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तो हम सोयाबीन स्टेट कहलाते थे, नंबर 1 थे। आज सोयाबीन देखने नहीं मिलता मध्य प्रदेश में। तो क्या हम उसके लिए क्या सरकार कर रही है कि हम जो है ऑयल सीड जो है हम उसकी एमएसपी पे उसको खरीदना शुरू करें? तो ये ऐसा मैं आपसे ही सवाल सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? साहू जी, देखिए फिरोज भाई, त्रिपाठी जी सामने है। ये जो आपने एक्साइज ड्यूटी की बात कही, ये तो सभी लोगों के लिए ना, 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण जो कार्यक्रम है कैसे चलाए जाएंगे बताइए? अब हम गरीब के आंख के आंसू को पोंछने की बात करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में चाहे कोई भी विचार से जुड़ा व्यक्ति हो, यदि ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, गरीब के आंख के आंसू को नहीं पूछा जाएगा, तो क्या स्थिति बनेगी? वो तो गरीब कल्याण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए जो एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि हुई या जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया। और दूसरी बात जो हमारे सामने पूरा चित्र है वो इसी बात के लिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो ओलिव ऑयल से लेके जो भी हमारे खाद्य तेल है, उसके लिए आत्मनिर्भर कैसे बने। जो आत्मनिर्भरता का नारा केवल शिगुफा नहीं है श्रीमान जी, वो आपको अपने पैरों पर, हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हर क्षेत्र में अपन अपनाना चाहेंगे।
और एक बार फिर से हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैं इस मामले में हिंदुस्तान के लोगों को कभी पैनिक नहीं देखना चाहूंगा, आप भी नहीं देखना चाहेंगे कि आप ये कहेंगे कि सब ब्रेड के लिए, रोटी के लिए लोग आपस में झपटेंगे। ये कभी भी स्थिति नहीं आएगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। और त्रिपाठी जी ने कहा, निश्चित रूप से हम लोग इस विषय को लेकर संवेदनशील हैं। पूरी तरीके से समीक्षा जब होगी तो यही बात आएगी कि हम कैसे करेंगे। जीएसटी के मामले में भी थोड़ा सा हम और सेंसिटाइज करने की स्थिति में आएंगे। ठीक है, आज उस पर बहुत ज्यादा हमारी क्लियरिटी भले नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा कि भाई हम पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में कैसे ला सकते हैं। तो ये जो सेंसिटाइज करने का विषय है, आने वाले समय में हम कर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग कहना चाहते हैं, साहू जी, सवाल के कटघरे में आप मुझे खड़ा करें। साहू जी, सवाल यहाँ यह है, सवाल करेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। साहू जी, सवाल यहाँ यह है, आप 20% राजनीतिक नौटंकी करते रहिए, उसमें कोई नहीं। साहू जी, सवाल यहाँ यह है, आपने कहा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा 30% गरीबों का, 30% गरीबों का आंसू कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई है, ये एक नारा चलता था सारे लोगों में। और आज भी वो उसी चीज को हम लोग यदि दोहराएंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं दिखता। साहू जी, मेरा कहने का सही है, साहू जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। पोटेंशियल है, साहू जी, ठीक प्रकार से टेप होंगे तो निश्चित रूप से साहू जी आम लोगों को मिलेगा। हिंदुस्तान, साहू जी, मेरा सवाल है, आपने कहा हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब नहीं है श्रीमान कि आप दूसरे देशों के साथ इसकी तुलना करें। आप एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बढ़ रहे हैं। और साहू जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। साहू जी, सवाल मेरी आवाज आ रही है आपको? साहू जी, मेरी आवाज आ रही? ये आ रही जी। साहू जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 30% जो गरीब है उसके आंसू पोंछने का कौन काम करेगा। बढ़िया काम कर रहे हैं, ये उसके आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। इसमें आप भी जानते हैं, इसमें फर्जी गरीब बहुत सारे हैं। पेट का मामला है, पेट से जुड़ा हुआ था। हाँ, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये आप अपना वोट बैंक 30% निश्चित कर रहे हैं। ये आम जनता का, मध्यम वर्गीय का कहना है कि आप अपना वोट बैंक 30% निश्चित कर रहे हैं, ना कि उनको मुफ्त, जो लाभार्थी आप बोल रहे हैं उनको मुफ्त अनाज बांट रहे हैं। ये फर्जी 15 से 16%, 17% लोग फर्जी हैं इसमें, और ये आप वोट बैंक निश्चित कर रहे हैं। क्या मध्यम वर्ग का कमर तोड़ करके आप 30% के आंसू पोंछ देंगे? लेकिन ये टारगेटेड जो है, लक्षित समूह है हमारा गरीब है भाई। अरे गरीब के पेट को कभी खाली नहीं देखना चाहते। अरे तो 30% गरीब पेट को भी कभी खाली नहीं देखना। अरे गरीब बढ़ते क्यों जा रहे हैं? गरीबी रेखा का सूचकांक बढ़ता क्यों जा रहा है? घटना चाहिए ना। आंकड़े हैं, और मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूं नहीं जी, और मैं ये सब बताऊं कि भाई आप ये सब चीजों को कैसे करें। और रही बात आगे जाके कुछ विषय पर विकल्प करने का, साहू जी, उस तरफ न केंद्र सरकार नहीं सोच रही। मैं आपको बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं बहुत कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लिथियम बैटरी है, जो ज्यादा ड्यूरेबल है, वो आपको लिथियम यहाँ नहीं, बहुत कम पैदा होता है। और उस तरफ चाइना पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम अफगानिस्तान में है, और वहां उससे समझौता चाइना का हो चुका है। तो आने वाले समय में आपकी उस बैटरी की कीमत लाखों में हो जाएगी, तो उसको, उस वाहन को खरीदना ही आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए भसीन साहब, साहू जी कह रहे हैं कि हम आपका तो है ना, दो विसंगतियों की तरफ मैं आरोप नहीं लगा। साहू जी, भसीन साहब बोल रहे हैं, मैं फिर आऊंगा आपके पास। साहू जी, आपने जो संकेत, मैं सिर्फ एक विसंगति की तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा। जब ये कहा जाता है कि हम दरिद्र नारायण की सेवा के लिए उसे सस्ता अनाज दे रहे हैं, तो लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होता है जी, तो उसमें मनरेगा का बजट कम कर दिया जाता है जी, जबकि मनरेगा जो है उसकी प्राणवायु है। उस गरीब को रोजी रोटी के लिए, रोजगार के नाम पे मनरेगा से अच्छी और कोई योजना नहीं जी। लिथियम और लेड का चक्कर नहीं है तिवारी जी। देखना यह है कि मैं कोई एक ऐसी धातु बना लेता हूं जिसे चार्ज करना है बिजली से जी, और मैं सब जगह ढोल पीटता हूं कि पर्यावरण ठीक हो जाएगा, पेट्रोल पे मेरी
डिपेंडेंस नहीं रहेगी। देखना ये लेते हैं, मतलब समझ नहीं आया। पardon? धातु बना लेते हैं? नहीं, जैसे लिथियम के अलावा और कोई चीज जो है, लिथियम और लेड ही अभी चल रही है, ये दो ही है। और लिथियम आपके यहाँ बहुत कम पैदा हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिथियम और लेड दोनों जो है जिस बिजली से चार्ज होंगे जी, वो बिजली कोयले से ही बन रही है, फ्लाई ऐश के ढेर भी लग रहे हैं जी। तो एक बहुत सोची समझी सी कोई लंबी सी योजना बनाने की जरूरत है। हम किसी झमेले में ना फंस जाएं। तालियां बजाना अपने आप में अलग बात है जी, ऊर्जा की बचत भी अपने आप में एक और बात है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम किसी ऐसी स्थिति में ना आके खड़े हों जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों का हम इंपोर्ट बंद कर दें, लिथियम पे हम अपनी गाड़ियां चलाने लगे और उसके बाद जैसा कि आशंका व्यक्त की गई है कि लिथियम हमारे पास है नहीं। लिथियम है इतना, लेकिन जब उतना नहीं है, बढ़ेगी, हाँ उतना नहीं है, तो निश्चित तौर पे डिमांड बढ़ेगी उसकी। जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग अलग जगह से। भसीन साहब, उस समय कौन सी तकनीक विकसित होती है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ इस पूरे परिदृश्य में प्रवेश के पूर्व हमें थोड़ी सी दूरदर्शिता की आवश्यकता होगी कि लिथियम और लेड से चलने वाली बैटरियों के बारे में हम बहुत ज्यादा आशान्वित ना हो, हम अपनी कुछ शोध कर लें। मेरा सवाल वही था, मेरा कुछ खोज कर लें, चिंता वही है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ सोच लें, जल मार्ग जो हैं उनको विकसित करने के बारे में कुछ सोच लें जी। ये सारी चीजें आवश्यक हैं। ठीक है, वो एक अंधेरे में रोशनी की किरण है कि पेट्रोलियम पे हमारी निर्भरता जरूरत से ज्यादा है, हमारा विदेशी पूंजी जो है, डॉलर्स जो है वो सारे के सारे उसमें जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है इस पूरे परिदृश्य में प्रवेश के पूर्व। जी ब्राह्मण साहब, आप साहू जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया है और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अगर 600-700% क्या बढ़ी है एक्साइज ड्यूटी जी, फिरोज जी एक्साइज। साहू जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ही को उत्तर देना है। साहू जी एक मिनट मेरी बात सुन ले। साहू जी मेरी बात सुन ले, ब्रह्मेश जी की बात आ जाए। आपके पास आ रहा हूं, आपको भरपूर टाइम दिया है, आगे भी दे दूंगा। ब्रह्मेश जी, जो जैसा कि हमने सवाल किया था कि मैं तो इजाजत चाहूंगा आपसे, एक और दूसरे इसी विषय पर एक और अन्य साथी के साथ बैठना है जी, तो मैं आपको इजाजत लूंगा जी। 2 मिनट ब्रह्मेश जी की बात सुन के फिर मैं आपका उत्तर ले लूं, की अनुमति लूंगा। नहीं अभी टाइम है, अभी जब आपको 8 बजे बैठना है, अभी टाइम है। और बार बार फोन आ रहा है यार। साहू जी 10 मिनट पहले। साहू जी जी सर, 10 मिनट पहले मैं आपको मुक्त कर दूंगा। आप 10 मिनट पहले, अभी आप हमारे से बंधे हुए हैं तो हमें बंधे रहिए। पुरानी दोस्ती का संबंध, पुरानी दोस्ती का ख्याल रखिए थोड़ा सा। हम आपके साथ हैं। हाँ, हमारे पुरानी दोस्ती ख्याल रखिए, बाकी सब नए हैं। मालवेज विथ यू। हाँ, 90 के साथ 30 साल की दोस्ती हो गई हमारी आपकी। जी रमेश जी, आप कितना सहमत हैं साहू जी की इस बात से कि अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो ये महंगाई बढ़ेगी? देखिए, इसमें मैं कहूंगा कि मैं पूर्ण रूप से तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आर्गुमेंट था कि हमको गरीबों के लिए जो है या उनको खाद्यान्न वितरण करना है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब शिक्षा का प्रसार करना था तो हमारे यहाँ हमने एजुकेशन सेस लगाया था। इसका मतलब ये है कि हम स्पेसिफिक फंड है जो उससे टैक्स मिलेगा, हम उसके लिए शिक्षा के लिए खर्च करें। जैसे इस साल लगाया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है, उसमें एक जो सेस लगाया, फंड के लिए एक सेस लगा दिया गया, पेट्रोलियम पे लगा दिया गया है। तो ये है कि वो जो पैसा मिलेगा हम सिर्फ उसके लिए करें। अब ये प्रश्न है कि जो एक्साइज जो बढ़ रहा है, ये हम सिर्फ, यदि हमको गरीबों के लिए फंड खर्च करना था, फूड जो है उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्च करना था, तो स्पेसिफिक सेस से हो सकता था, वो एक्साइज की जरूरत नहीं थी। ये बात बहुत सच है कि एक्साइज बढ़ी है, इसलिए लास्ट ईयर जो है पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मिला था। बिल्कुल सही बात है। तो सरकार के रेवेन्यू कम हुआ था जब जो है पैंडेमिक के समय, उस समय जो एक्साइज बढ़ गया था उसको कम नहीं किया गया। एक बात ये। दूसरी बात ये कहा गया कि भाई ये जो विकास के साथ महंगाई तो बढ़ती है, और वो लंदन के जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आया
तो हर इकोनॉमिस्ट जानता है, और शायद उनका भी मतलब ये है कि जो विकास के लिए थोड़ी महंगाई लुब्रिकेशन का काम है, जैसे साइकिल चलाने के लिए आप ग्रीस या तेल डालते हैं, तो 2% 4% की महंगाई यदि है, नियंत्रित है, तो वो विकास के लिए अच्छी है मानी जाएगी। पर यदि ज्यादा हो रही है तो वो फिर विकास को खा जाएगी, वो विकास के लिए अच्छी नहीं है। तो ये एक अधूरा स्टेटमेंट है कि विकास के लिए महंगाई जरूरी है, ये अधूरा स्टेटमेंट है। तीसरी बात है ये कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, अब देखिए जैसे पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं या फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा है कि यदि फूड ग्रेन्स का उत्पादन हो जाएगा तो फिर ये महंगाई नियंत्रित, जैसे आप देखते हैं आलू प्याज के दाम कुछ समय के लिए बढ़ते हैं, फिर वो अपने नॉर्मल रेट पे जाते हैं। पेट्रोलियम का भी चलिए अभी रेट ज्यादा है, आपने बढ़ा दिया, एक्साइज भी डाटा है, तो इसका रेट जो है पिछले 10 दिन में आपने 9 बार बढ़ा दिया, 6.5 रुपए। यदि ये चीज, ये मान लें हम इसको फ्लक्चुएशन भी है और ये सब चीज नॉर्मल हो जाए और प्रोडक्शन हो जाए और हमको ये वार खत्म हो जाए, तो हमको नॉर्मल रेट पे मिलने लग जाएगा, हम ये कल्पना करें। परंतु महंगाई जो बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं कोर महंगाई जो है, वो मतलब जिसमें हम फूड गेन्स जो फ्लक्चुएशन है इसको हटा दें महंगाई से, तो वो जो महंगाई बढ़ रही है वो एकदम स्थायी तरीके की महंगाई हो जाती है, जिसको हम कोर इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, वो भी 6% पे बना हुआ है जी। इसका तो ये एक अलार्मिंग चीज है कि कहीं पर आपका जो सप्लाई साइड की जो है कंस्ट्रेन है, वहां पे जो लागत बढ़ रही है, वो भी एक बड़ी चुनौती है जो है इकोनॉमी के लिए। और उसके बाकी के तो जो इफेक्ट होंगे महंगाई बढ़ने के, किस प्रकार से इकोनॉमी इम्पैक्ट आएगा, वो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि हम सबसे जो है हमारे लोन महंगे हो जाएंगे, और जो है आम आदमी के लिए तो वैसे ही जो है खाद्य तेल हैं या दालें हैं जो महंगी हो रही हैं, वो तो चिंता है, पर दूसरी बड़ी चिंता ये है कि वो कोर सेक्टर की जो महंगाई बढ़ रही है वो बड़ी चिंता की बात है। और दूसरा मैंने बताया कि 6% की महंगाई में ये 6 जो है आप बता रहे 0.7% या 6 पॉइंट पाल लें, पर रूरल महंगाई जो है 6.78%, वो कहीं ज्यादा है, इससे 1% का अंतर आ गया जो ग्रामीण महंगाई जी। तो वो भी जो ग्रामीण लोग तो गांव में रहते हैं ना, और ज्यादातर जो गरीब है वो गांव में रहते हैं, तो उनको तो महंगाई का ज्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है, जबकि उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है जी। तो ये इन बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। ब्रह्म जी, ये अर्थव्यवस्था पे कितना असर डालेगा भारत की? देखिए, ये कहते हैं कि यदि इससे जो इकोनॉमिक, इसका सीधा कैलकुलेशन है कि यदि मान लीजिए आपके, जैसे हमारे बजट में ये बताया गया था, जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे यदि आप देखेंगे इस साल का, तो उसमें ये कहा गया था कि यदि हमारी जो है यदि हम ये क्रूड ऑयल प्राइस को नियंत्रित नहीं रखते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जो हमने इस साल एक्सपेक्ट की है 2022-23 में हमने कहा है कि 8 से लेकर 8.5% होगी, तो ये ग्रोथ रेट जो है कम होके जो है इसमें लगभग 1.5% की कमी होकर 7% पे आ जाए, यानी 1.5% का इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा कहता है, वो उन्होंने प्रिडिक्शन किया 8 से 8.5%, ये 7% पे आ जाएगी। ऐसे तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो महंगाई का जो असर पड़ रहा है उस पर ये अनुमान लगा रहे हैं। मैंने सीधा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा साहू जी इसका? साहू जी आप उत्तर दे दीजिए, फिर हम आपको मुक्त कर देंगे। देखिए त्रिपाठी जी, एक चैलेंजेस को मैं निश्चित रूप से आप सबके लिए, पूरे देश के लिए जी एक चुनौती के रूप में अपन कहना चाहेंगे, स्वीकार भी करेंगे जी कि जो कोर इन्फ्लेशन है जी, वो कोर क्षेत्र की महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करें जी। लेकिन जो यहाँ का पोटेंशियल है भारत का जी, वो कोई कम नहीं है। चाहे लिथियम के मामले में भी ले लो, आप कहीं न कहीं इनोवेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हो सकता है उसके पहले कोई हमारे पास वैकल्पिक मेथड आ जाए, और जो सिस्टम में और मैकेनिज्म में जो कमियां हैं उसका कहीं न कहीं खामियाजा हम सब भुगतते हैं, उसको भी फूल प्रूफ बनाने की कोशिश हो रही है जी। मोदी सरकार में उसके नियत में कहीं कोई किसी भी प्रकार से एक लेस मात्र भी हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, ये तो हम जानते हैं जी। अब जो हमारे सामने चैलेंजेस है उसका हम सामना करेंगे, लेट वी हैव टू फेस इट, और उसका रास्ता भी निकालने की बात होगी जी। और एक बार फिर से भारत जब आत्मनिर्भर होने की बात करेगा तो उसके और भी कई सेक्टर हैं खुलेंगे, आपके सामने भी जो स्थिति आएगी, और मुझे लगता है हम सब मिलकर इसको कर सकते हैं। जब
130 करोड़ लोग एक साथ कदम बढ़ाएंगे तो वो कोई कम कदम नहीं होगा। ये बात केवल जुबानी तौर पे नहीं, लेकिन पहला कदम तो सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। किसी न किसी रूप में व्यक्ति की जो क्षमता है और देश की जो क्षमता है उस पर विश्वास करने की बात है। मुझे लगता है मैं तो बहुत इस मामले में फिर से ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और ज्यादा होगा तो आपको और ब्रह्मी जी को एक बार फिर से मैं अपने साथ जोड़ के कुछ फार्मूलेशन की बात करेंगे। मैं आपसे आपको धन्यवाद करते हुए यदि आप अनुमति दें तो मैं इजाजत लूंगा। चलिए, बिल्कुल साहू जी, अनुमति है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पुरानी मित्रता का ख्याल रखा, इसके लिए बहुत फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। फिरोज जी, आपका आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, जब तक ये महंगाई जो है जनता को राहत नहीं मिलेगी, इसको हम निरंतर जारी रखेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे कि ये जो महंगाई है, जो नीतियों का की जो खोट है, इसको खत्म करें। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है जो अभी साहू जी ने कही कि हम देश को विकसित करना है तो ये टैक्स लगाना ही पड़ेंगे। टैक्स तो हमने भी 3.5 रुपए डीजल पे ले रहे थे, लेकिन हमारे जमाने में मनरेगा चल रही थी, हमारे जमाने में भी इंदिरा आवास योजना थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत, निर्मल भारत मिशन हम लोगों के समय में भी था, फूड सिक्योरिटी बिल हम ही लोग लेके आए थे जो आज फ्री का राशन मिल रहा है। ये सारी योजनाएं तो हम लोगों के जमाने की, इसमें मोदी जी का क्या है? लेकिन मोदी जी ने क्या किया, एक तो 750% टैक्स लगाने के बाद आप देखिए आरबीआई के पैसे भी खा गए, वो भी इनके पास हैं। सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार वो भी यही है, सबसे ज्यादा एनपीए जो है वो इसी सरकार का है, सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाली वो भी मोदी सरकार है। जो एनएसएसओ के डाटा कहते हैं कि हमने बिलो पॉवर्टी लाइन जो था, एनपीए कर्ज तो आपके समय दिया हमारे, अरे जो एनपीए इन्होंने किया, अरे भाई हमने दिया था तो देश में काम करने के लिए दिया था। आपकी ये अर्थव्यवस्था क्यों इतनी डावाडोल हो गई कि ये ना बैंक जो है डूबने की स्थिति में आ गए? हमने 29 करोड़ लोगों को जो था गरीबी रेखा से ऊपर लाए, 22 करोड़ लोगों को वापस मोदी सरकार ने अंदर कर दिया। ये तो पार्लियामेंट में बात हो चुकी ना। हंगर स्ट्राइक में हम हंगर रेट जो था वो 54th नेशन थे, हम अब 100 से नीचे चले गए हम। तो हमारा खुशहाली में तो भारत का जवाब ही नहीं है। तो ये जो इतना टैक्स लगाया जा रहा है, जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़ी जो टनल्स बनाई जा रही है, उस पर तो आप टोल लेते हैं लोगों से। बिजली को आप महंगी करते जा रहे हैं, कोयले को आप महंगा करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं तब भी महंगा हो रहा है कोयला। तो ये सवाल है कि ये जो इतना पैसा है जो सरकार इकट्ठा कर रही है, वो सरकार किसके लिए इकट्ठा कर रही है? और अगर जिस देश में लोगों की खाने पीने की क्रय शक्ति जो है वो खत्म हो जाए, खाने पीने की चीजों की क्रय शक्ति खत्म होने लगे और वो कमजोर पड़ने लगे, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही चिंताजनक जो है चिंताजनक संकेत हैं और ये देश को अखंड रखने के लिए, आगे चल के अखंड रखने में बहुत कठिनाई पैदा करेगा। जी भसीन साहब, ये जो हमने एक सवाल किया था साहू जी से कि जो लाभार्थी एक शब्द दे दिया गया है, लगभग 30-29% है लाभार्थी, माने जिनको मुफ्त राशन, अन्य जो सुविधाएं सरकार की तरफ से फ्री मिलनी चाहिए वो दी जा रही। मैंने उनसे चिंता इस बात की भी की थी कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो जरूरतमंद है, निश्चित तौर पे दिया जाए, हिंदुस्तान का वो भी नागरिक है। भूख की आग जो है वो बुझनी चाहिए किसी भी हालत में। इसमें जो फर्जी लोग हैं इसका कितना असर है? मुझे लगता है इसमें 10 से 12% ऐसे लोग हैं जो इसके पात्र नहीं है फिर भी सुविधाएं ले रहे हैं। तो इसका महंगाई पे कितना असर पड़ता है वसीम साहब? देखिए, क्या है कि अनाज जो है वो एक रिसोर्स है देश के सामने। अगर वो बर्बाद हो रहा है, अपात्र लोगों के पास पहुंच हो रहा है, तो उस रिसोर्स का दुरुपयोग हो रहा है। वो तो है। और मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें जो दुरुपयोग वाली हैं ये सिर्फ अनाज में नहीं हो रही हैं, लगभग सारी सरकारी योजनाओं में होती हैं। और अक्रॉस द पार्टीज, अक्रॉस द स्टेट्स, किसकी सरकार है ये महत्व का नहीं है, किस पार्टी की सरकार है ये भी महत्व का नहीं है। सरकारी योजनाओं के साथ एक दिक्कत ये है कि वेलफेयर स्टेट के नाम पे, दूसरा प्रजातंत्र में वोटिंग की तरफ एक ध्यान सदा रहने की वजह से ये चूकें होती हैं। इनको सुधारा जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जी, परवेज मुशर्रफ जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को बुला के पूछा कि भैया आपके पास 100 टॉप डिफॉल्टर्स कौन है, उनकी सूची मुझे दे।
जब उनके पास सूची आई तो उन्होंने उसको देखा तक नहीं, प्रेस सेक्रेटरी को दिया कि भैया इनको फोन करो कि 2 दिन में या तो पैसे वापस करें या ये स्वयं आ जाएं। इंतजामिया ठीक करना जो है वो ज्यादा आसान है, अपात्र लोगों को योजनाओं से बाहर निकालना ज्यादा आसान है। ये कहना कि इन अपात्र लोगों की वजह से पूरी स्कीम डिरेल हो रही है, ये एक्चुअली जनता का शासन के प्रति जितना विश्वास होना चाहिए उसको हिलाती है। बिल्कुल, वो सरकार की कार्यकुशलता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। हमें बहुत छोटे छोटे से काम करने हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। बैंकों की रिकवरी के लिए हमने कोई कड़क कानून बनाना है, मनरेगा में हमने मजदूरी बढ़ानी है, मजदूरों की संख्या बढ़ानी है, शहरी रोजगार के लिए मनरेगा की लाइन पे कोई एक बहुत कारगर सी योजना लानी। महंगाई से मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं इतना चिंतित नहीं हूं, मेरी चिंता जो है वो बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से क्रय शक्ति न होना, और वही रैडो की घड़ी और बिस्किट के पैकेट से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका, ब्रह्मे जी आपका, और वसीम साहब आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया। एक बार फिर साहू जी को धन्यवाद देता हूं, हालांकि वो हमारे साथ इस समय है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी आपको। तो बेरोजगारी और महंगाई ये वो 2 बड़ी समस्याएं हैं जो कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही चली जा रही। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं के चलते देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। वहीं अब नए वित्तीय वर्ष के साथ महंगाई और बढ़ने वाली है, जिसके बाद विशेष तौर पर मध्यम वर्ग के लोग सरकार से सिर्फ इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर उनके अच्छे दिन कब आएंगे। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।